हेलो माय डियर्स, आप सभी का अपना YouTube चैनल विषय में स्वागत है। मैं अमरिंदर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं समरूप के संबंध में। किसके संबंध में? समरूप के संबंध में। देखिए, समरूप, सिमिलर, किसके संबंध में? समरूप के संबंध में। देखिए माय डियर, अब यहां से फिर देखिए वर्ड को समझ लीजिए, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक ना। अब देखिए यहाँ दो शब्द है, सम और यहाँ है रूप। सम मतलब समान, सम मतलब समान, रूप मतलब चेहरा भी कह सकते हैं, बनावट भी कह सकते हैं। तो हम चेहरा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? चेहरा, क्योंकि कहता है ना चेहरा ज्यादा याद रहता है, तो देख लेते हैं। अब तो मतलब हुआ कि जब ज्यामितीय आकृतियों का समान चेहरा रहेगा। क्या रहेगा? समान। बनावट क्या है, उसका आकार क्या, उस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक ना। उसका क्या होना चाहिए, साइज से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ उसके आकार पे डिपेंड करता है। तो देखिए यहां से अब, और ये बात, ये बहुभुज से शुरू होती है, मतलब दो भुजा से अधिक जिसमें रहता है उसको बहुभुज कहते हैं। चलिए एक बार थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं बहुभुज पे। बहुभुज, तब इसको समझ अच्छा से समझ में आ जाएगा। बहुभुज जिसमें दो से अधिक भुजा होगा, जिसमें दो से अधिक, बहु मतलब अनेक, भुज मतलब भुजा, जिसमें दो से अधिक भुजा, दो से अधिक भुजा होगा, दो से अधिक भुजा। अर्थात अब तीन भुजा रहेगा, इसी में तीन भुजा वाला, तीन भुजा, तीन भुजा, तीन भुजा जिसमें होगा वह त्रिभुज हो जाएगा। तीन भुजा वाला बहुभुज क्या कहलाएगा? त्रिभुज होगा। चार भुजा रहेगा तो चतुर्भुज होगा, चतुर्भुज। चार भुजा वाला क्या होगा? चतुर्भुज। पांच भुजा रहेगा तो पंचभुज हो जाएगा, पांच भुजा वाला पंचभुज। तो इस तरह से हो गया। अब बहुभुज क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ये तीन भुजा है तो त्रिभुज ऐसे बनेगा, नहीं बनेगा। चतुर्भुज है तो ऐसे बनेगा, मान लीजिए। पंचभुज है तो ऐसे बनाते हैं, पांच भुज हो गया इसमें। एक दो तीन, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पांच, पांच भुजा हो गया। तो इस तरह से और भी होगा, छह भुजा वाला रहेगा, सात भुजा वाला, आठ भुजा वाला भी रहेगा। तो अब देखिए यहाँ से एक चीज हम इससे अलग बताना चाह रहा हूँ। तो बहुभुज का जो होता है अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग होता है n-2 गुना 180 डिग्री होता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट है, वीवीआई है ये, बहुत ही इंपोर्टेंट वीवीआई है। देखिए ठीक ना। अब देखिए उसके बाद इतना क्लियर हो गया। अब चलते, ये तो अलग एक्स्ट्रा था, अब मेन मकसद है मेरा कि समरूप को समझाना। देखिए अब समरूप है तो रूप क्या होना चाहिए? देखिए यहाँ से एक त्रिभुज यहाँ लेते हैं, एक त्रिभुज यहाँ ले लेते हैं। अब देखिए ये मान लीजिए 4 है, ये 8 है, यहाँ ये जो है 6 है, और यहाँ ये 12 ले लिए, यहाँ देखिए 7 ले लिए, यहाँ 14 ले लिए। देखिए अभी ध्यान दीजिए, इसका बनावट देखिए, माप अलग अलग है। इसका 4 है तो इसका 8 है, इसका 6 है तो इसका 12 है, इसका 7 है तो इसका कितना है? 14 है। लेकिन देखिए तो रूप एक जैसा है, ठीक है ना। देखिए ये रूप एक जैसा, पहला बात। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे इसका हम 60 डिग्री लिखते हैं, यहाँ भी हम 60 डिग्री लिखते हैं, यहाँ 70 डिग्री लिखते हैं, यहाँ भी 70 डिग्री लिखते हैं। उसके बाद यहाँ हो गया आपको 50 डिग्री, यहाँ भी लिखते हैं 50 डिग्री। ध्यान दीजिए, तो पहला हो गया। इसी से देखिए हम इसमें टर्म और कंडीशन निकाल रहे हैं। पहला देखिए ये त्रिभुज है, ये भी क्या है? त्रिभुज, मतलब तीन भुजा, तीन भुजा। इसमें भी तीन भुजा, इसमें भुजा कितना? तीन। भुजा की संख्या कितना? भुजा की संख्या, भुजा की संख्या कितना हो गया? 3। इसमें भी 3 हो गया। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ से, यहाँ ये 60 डिग्री है, यहाँ कितना डिग्री है? 60। यहाँ भी 60 है। अब यहाँ 50 है, यहाँ भी 50, यहाँ 70, यहाँ भी 70। हम इस हिसाब से लिए हैं, ठीक है ना। इसको कहते हैं संगत कोण। क्या कहते हैं? संगत कोण। अर्थात देखिए संगत कोण बराबर हो गया, संगत कोण क्या हो गया? बराबर हो गया, संगत कोण बराबर, संगत कोण बराबर हो गया। क्लियर। उसके बाद देखिए 4 गुना 8 करते हैं तो 6 गुना 12 होता है, 7 गुना 14, मतलब सब दुगुना हो रहा है, मतलब समानुपातिक हो रहा है। इसको कहते हैं संगत भुजा। तो संगत भुजा क्या हो गया? समानुपातिक। संगत भुजा क्या हो गया? भुजा समानुपातिक हो गया। क्या हो गया?
देखिए अलग से कुछ नहीं है, इसी से ले रहे हैं, ठीक ना, केवल हम इस डेफिनेशन से। अब देखिए इसमें क्या आ गया, क्या आ गया, भुजा की संख्या समान, भुजा की संख्या 3 है तो 3, 4 रहेगा तो चतुर्भुज पर चलेगा, 5 रहेगा तो पंचभुज पे चलेगा। तो कहने का मतलब क्या होगा, संगत भुजा की संख्या समान होना चाहिए संगत कोण। ये किसके लिए हो गया, बहुभुज के। यहाँ तो 3 था, 3 हम लेके समझा दिए, ठीक ना। अब यहाँ लिख सकते हैं भुजा की संख्या समान, भुजा की संख्या समान होना चाहिए। ये किसके लिए हुआ, बहुभुज के लिए, बहुभुज के समरूपता का शर्त क्या होगा, बहुत इंपोर्टेंट है, ये भी बहुत इंपोर्टेंट, ये भी आई है, पूछा जाएगा बहुभुज के समरूप होने का शर्त। तो क्या कहेंगे, भुजा की संख्या समान होना चाहिए, संगत कोण बराबर होना चाहिए, संगत भुजा क्या होना चाहिए, समानुपातिक होना चाहिए, अर्थात उसका अनुपात समान होना चाहिए, एक ही अनुपात में होना चाहिए। तो चलिए एक बार थोड़ा सा, ये तो हम इधर आ गए, तो थोड़ा सा इस पर एक पॉइंट और बच गया है, देखिए यहां से। अब समरूप का तो अर्थ तो बता दे, समान से राशि देख करके समझ जाइएगा। अब देखिए इसका आप थोड़ा सा डिफिनेशन में भी चलते हैं। जब ज्यामितीय आकृतियों का, ज्यामितीय आकृतियों का शेप समान लेकिन साइज अलग अलग हो, अलग अलग हो, तो वह क्या होता है, समरूप होता है, सिमिलर होता है, समरूप होता है। अब देखिए कैसे हुआ, ध्यान दीजिए, अभी इस फिगर से भी देखिए, इसका क्या हो गया, आकार एक जैसा है, आकार क्या है, एक जैसा, बनावट क्या है, रंग रूप क्या है, एक जैसा है, लेकिन क्या है, माप अलग अलग है, इसका 4 है, जिसका 8, अलग अलग हो गया। तो इस तरह से समरूप का डिफिनेशन हो गया, इसमें समझ में आ गया होगा, और हम वर्ड से भी बता दिए हैं। अब चलते हैं, देखिए समरूप के संबंध, देखिए वृत्त लेते हैं, क्या लेते हैं, वृत्त, ये क्या हो गया, वृत्त। अब इसका त्रिज्या भी हम मान लेते हैं 2 है, एक छोटा सा वृत्त लेते हैं, इसका त्रिज्या हम 1 लेते हैं। देखिए बनावट एक जैसा है, बनावट कितना है, एक जैसा है ना, ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, तो दोनों का रूप तो एक जैसा हो गया, तो ये समरूप हो गया। कहने का मतलब हो गया सभी वृत्त क्या होता है, समरूप होता है, सभी वृत्त क्या होता है, समरूप होता है। लेकिन समरूपता को एक वर्ड से भी इंडिकेट करते हैं, सिंबल से, देख लीजिए, समरूप को देख लीजिए, इस सिंबल से सूचित करते हैं, से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। अब देखिए यहां से, तो अब थोड़ा सा बैक आ रहे, ये समरूप होगा या नहीं होगा, देख लीजिए, तो ये समरूप होगा, ये यहाँ हम चिन्ह लगा देते हैं, ये क्या हो जाएगा, समरूप होगा। क्लियर। तो अब देखते हैं, इसमें पॉइंट्स जानते हैं। तो सभी वृत्त समरूप होता है, सभी वृत्त क्या होता है, समरूप होता है। उसके बाद ये चलते हैं, अब देखिए यहाँ जितना भी समबाहु त्रिभुज है, जितने समबाहु त्रिभुज है, देखिए अगर यहाँ 60 डिग्री है, चूंकि समबाहु का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, तो ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, ये भी संगत कोण बराबर हो गया। उसके बाद देख लीजिए इसका रूप भी एक जैसा हो गया, तो इसलिए सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होता है, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होता है, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। क्या होता है, तो बहुत इंपोर्टेंट बात है, ये भी आई है, देखिए मेरे प्यारे माय डियर, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होता है, सभी। क्यों, क्योंकि देखिए रूप तो एक जैसा है और संगत कोण बराबर है, इस कंडीशन और कंडीशन को फॉलो कर रहा है। कैसे, देखिए त्रिभुज हो गया तो 3 भुजा, तो बात यानी क्लियर, संगत कोण बराबर हो गया। देखिए अब भुजा नहीं दिया हुआ है ना, तो कोई भी भुजा लेंगे तो इसमें समानुपात, क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ 3 है, यहाँ हम 6 लेते हैं, तो यहाँ 3, तो यहाँ 6, यहाँ 3, तो यहाँ 6, क्योंकि समबाहु भुजा सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो इसमें 3 लिए तो सब भुजा 3, इसमें 6 लिए तो सभी 6 हो गया। इस तरह से समझ में आ गया होगा। क्लियर।
अब देखते हैं आगे समचतुर्भुज, क्योंकि समचतुर्भुज में भी तो होता है समचतुर्भुज समरूप होता है। क्या होता है? समचतुर्भुज क्या होता है? समरूप होता है। ऐसा क्यों? अब देख लेते हैं समचतुर्भुज क्यों समरूप होता है। देखिए ये जो है छोटा सा एक को लेते हैं, थोड़ा सा फिगर गलत हो गया, इसको देखिए सुधार करते हैं। यहाँ से देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब देखिए यहाँ से ये चार लिया है तो सब चूंकि समबाहु त्रिभुज सॉरी समचतुर्भुज सभी भुजा बराबर होगा। अगर हम मान लीजिए इसका साथ लेंगे तो इसका भी, ये भी साथ होगा, ये भी साथ होगा, ये भी साथ होगा। क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो अब देखिए तो दोनों सबका संगत, यहाँ 4/7, यहाँ भी 4/7, यहाँ भी 4/7, यहाँ भी 4/7, भुजा का अनुपात क्या हो गया? बराबर हो गया। इस तरह से ये क्या हो जाएगा। और देखिए समरूप होने के लिए दो कंडीशन फॉलो करना जरूरी है। अब यहाँ देखिए भुजा की संख्या यहाँ देखिए भुजा, यहाँ भी चार भुजा है, ठीक है ना। यहाँ कोण तो दिया नहीं है, तभी क्योंकि समचतुर्भुज में होता है प्रत्येक कोण 90 डिग्री के अलावा होता है, यानी अलग होता है, 90 डिग्री नहीं होता है। इसलिए सभी समचतुर्भुज क्या होता है? समरूप होता है। क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं, देखते हैं अब त्रिभुज पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। त्रिभुज के समरूप होने का शर्त। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। त्रिभुज तीन भुजा बात यानी सही, यहीं पे याद देखिए इसमें क्योंकि त्रिभुज लिए तो सब में तीन भुजा होगा, तो संगत कोण बराबर होगा, संगत भुजा समानुपाती होगा। पहला क्या होना चाहिए? संगत कोण बराबर होगा, संगत कोण बराबर होगा, संगत कोण बराबर। दूसरा क्या होगा? संगत भुजा समानुपातिक, संगत भुजा क्या होगा? समानुपातिक, अर्थात एक ही अनुपात होगा। अगर उसका अनुपात लेंगे तो एक ही होगा, समान होगा, अर्थात संगत भुजा का अनुपात समान होगा, संगत भुजा का अनुपात क्या होगा? समान होगा। तो इस तरह से देखिए सब बता दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिए आगे फिर हम इसमें कुछ लिखते हैं, यहाँ नीचे में ये पॉइंट्स अलग कर देते हैं, देख लीजिए। अब यहाँ से शुरू करते हैं फिर कुछ नए टिप्स के साथ। अब समरूप हो गया, समरूपता के अर्थ में समझ में आ गया होगा। अब कुछ जांच करने के लिए रहता है कि समरूप है या नहीं, तो हम उसका कुछ थ्योरम होता है वो लिख रहे हैं। देखिए SAS समरूपता का कसौटी है, थ्योरम से कसौटी SAS। दूसरा लिखते हैं AAA। तीसरा होता है SSS समरूपता कसौटी। अब देखिए अब SAS क्या हुआ, AAA क्या हुआ, SSS क्या हुआ। अब S फोर साइड, A फोर एंगल, S फोर साइड। अब देखिए यहां से हम लेते हैं, सब समझा रहे हैं, इसमें कहीं आपको उलझन की दिक्कत नहीं होगी। अब A लेते हैं, B लेते हैं, C लेते हैं, D लेते हैं, E लेते हैं या F लेते हैं। देखिए अब यहाँ हम मान लीजिए 4 लिए, यहाँ हम 8 ले लिए, अब यहाँ 6 लिए, ये हो गया 12 हो गया। और यहाँ पे मान लीजिए 30 डिग्री है, यहाँ भी कितना डिग्री है? 30 डिग्री। देखिए दोनों साइड के बीच का एंगल है, दोनों साइड के बीच का एंगल, यहाँ भी दोनों साइड के बीच का एंगल है। तब यहाँ ये लगेगा SAS, क्या लगेगा? SAS समरूपता कसौटी से क्या होगा? त्रिभुज समरूप होगा। ये क्या हो जाएगा? समरूप होगा। किससे? तो SAS से। किससे समरूप होगा? ये SAS से। अब देखिए कैसे, 4 गुना 8 संगत कोण पर भुजा समानुपाती हो गया, 6 गुना 12 और संगत कोण तो बराबर है। क्लियर हो गया होगा। चलिए अब ये हो गया, हम पहला का एग्जांपल दिए, उसके बाद दूसरा का देते हैं। देखिए अब दूसरा का देख लीजिए, यहाँ से दूसरा हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं। SAS समरूपता से, समरूपता कसौटी से हो गया। अब देखिए दूसरा के लिए हम एग्जांपल लेते हैं, दूसरा नंबर का देखिए
एंगल की बात है, देख लीजिए यहाँ से, देखिए यहाँ मान लीजिए 30 डिग्री है, यहाँ 70 डिग्री है, यहाँ 100 हो गया, और इसमें भी मान लीजिए ये 30 डिग्री है, यहाँ 70 डिग्री है, यहाँ 100। थोड़ा सा हम इसमें इंटरचेंज करते हैं, आप लोग को समझने में और आसान होगा। ठीक है, यहाँ हम अब की बार 100 लेते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं 70 लेते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा अड़चन आएगी, लेकिन उस अड़चन को अभी हम क्लियर कर दे रहे हैं। पी क्यू आर, देखिए यहाँ से इसमें लीजिए कोण ए, तो इसमें कौन सा कोण है, कोण पी, इसमें कौन सा कोण है बी, इसमें कौन सा कोण है, इसमें देखिए बी 100 है, तो यहाँ आर है, क्या है आर है। उसके बाद देखिए यहाँ से सी है, तो इसमें कौन है क्यू है ना। तो अब देखिए ये बराबर है, इधर से त्रिभुज ए बी सी, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी आर क्यू, पी आर क्यू ये होगा। ठीक है, पी आर क्यू ये समरूप होगा। अगर हम यहाँ लिखते हैं, ये मेरा सही है, अगर यहाँ पे हम ऐसे देख लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर। देखिए मेरे प्यारे, संगत कोण समान, संगत ए बराबर पी, बी बराबर आर, इसका मतलब क्या होगा, ए बराबर पी, ए बराबर पी, ए बराबर पी तो है, और बी बराबर क्यू, बी बराबर क्यू, बी बराबर क्यू है। देखिए तो बी का मान 100 है, क्यू का मान कितना 70 बराबर, इसलिए ये नहीं होगा। तो समझ में आ गया होगा इस तरह से आपको, ठीक ना। तो ये कौन सा हो गया, ये ए समरूपता हो गया, ए समरूपता, एंगल एंगल एंगल, कौन सा एंगल एंगल। क्लियर हो गया होगा आपको। यहाँ पे हम इंपोर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए हैं, बीबीआई है, ये भी याद रखिएगा मेरे प्यारे। जितना भी पॉइंट्स बता रहे हैं आपको ऑब्जेक्टिव में भी, सब्जेक्टिव को सॉल्व करने में भी मदद मिलेगी। तो ठीक है, इस तरह से इसको आप बोर्ड साफ करते हैं। है एक तो अगला लास्ट बचा हुआ था, थर्ड वाला, थर्ड नंबर का था कि एस 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 समरूपता कसौटी। कसौटी का मतलब हुआ थ्योरम, साध्य, प्रमेय। अब देखिए ट्रिपल एस है, 3 ठो साइड है, क्या है 3 साइड है। देखिए अब 3 साइड मतलब हुआ, जैसे ऐसे ध्यान दीजिए, ये त्रिभुज लेते हैं और एक त्रिभुज यहाँ भी लेते हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, यहाँ से पी हो गया, क्यू हो गया, यहाँ आर हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ से ये 4 लिए, ये 6 लेते हैं, ये 5 लेते हैं, तो ये 7.5 लेते हैं। अगर ये 6 लेते हैं तो ये हो गया 9.9 हो गया। ठीक है, इतना सेंटीमीटर हो गया, देख लीजिए। अब यहाँ से हम लिखते हैं संगत भुजा का अनुपात, देख लीजिए। तो ए बी बटे, यहाँ से ए बी लेते हैं, यहाँ से पी क्यू लेते हैं, ये कितना निकलता है 4/6। इसको काटिएगा तो आप निकलेगा ये 2 और ये निकलेगा 3, 2/3 होगा। उसके बाद देखिए बी सी, उसके बाद लिखेंगे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर, बी सी कितना हो गया 5/7, दशमलव हटा देते हैं। क्लियर। अब देखिए ये कितना हो गया, फिर 25 दूना 50, 25 दिया 75, 2/3। उसके बाद देखिए यहाँ से सी ए लिख रहे हैं, यहाँ से देखिए आर पी लिख रहे हैं, आर पी, तो ये हो गया 6 बटे ये भी हो गया 9, इसको भी काटिएगा तो 2 कितना हो गया 3। देखिए अभी सबका अनुपात बराबर हो गया, लिखेंगे इसीलिए ए बी बटे बी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर सी ए बटे हो जाएगा आर पी। तो इस तरह से देखिए संगत भुजा का अनुपात क्या हो गया, समान हो गया। संगत भुजा का अनुपात क्या हो गया, समान हो गया। तो इसीलिए त्रिभुज लिखेंगे ए बी सी समरूप त्रिभुज क्या हो गया पी क्यू आर। क्लियर हो गया। तो ये किस आधार पर हुआ, किस कसौटी से, एस ए एस से, बाय एस 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 समरूपता, किससे, एस ए एस समरूपता से, किससे, एस ए एस समरूपता से। तो क्लियर हो गया। एक अलग आता है, ध्यान दीजिए, नोट पॉइंट में लिखा देते हैं इसको, ये हम नहीं लिखे थे। अब ए भी होता है, ए उप समरूपता, या चलिए समरूपता ही मानते हैं इसको, समरूपता।
कह रहा है कि किसी भी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो तीसरा कोण स्वतः बराबर होता है और इस स्थिति में त्रिभुज समरूप होता है। ध्यान दीजिए, कैसे देख लीजिए। मान लीजिए ये है 60 डिग्री, ये है 40 डिग्री, ये है 100। इसको छोड़ दिए सपोज दैट, इसका मान लेते हैं ये 60 डिग्री, ये है 40 डिग्री, ठीक है। अब इसका थर्ड कोण ये कितना होगा, मान लेते हैं ये x हुआ, ये कितना हुआ y, तो x बराबर हो जाएगा 180 या माइनस को जोड़ दीजिए 100, तो कितना निकल गया ये भी 80 डिग्री। यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 180 है, यहाँ भी वही हो गया। तो कहने का मतलब क्या हो गया, देखिए तो बराबर हो गया। तो कहने का मतलब आज जब दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो, दो कोण क्या होगा, बराबर होगा, दो कोण क्या होगा, बराबर हो, तो वह त्रिभुज या वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं। चलिए इस तरह से ये हो गया ए समरूपता, क्लियर हो गया। अब इस पर किस तरह से सवाल पूछा जाता है वो बता रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए, इसको हम थोड़ा सा शुरुआत कर लेते हैं। अब देख लेते हैं, इसमें स्क्रीनशॉट आप चाहे तो ले सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इस पर किस तरह से सवाल रहता है। अब इसको हम देख रहे हैं। अब कुछ पॉइंट्स है, देखिए इस पॉइंट्स को जानिए, ठीक ना। जब दो त्रिभुज के संगत कोण समान हो तो वह समान कोणिक कहलाता है। क्या कहलाता है, समान कोणिक त्रिभुज कहलाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखिए अब इसमें क्या है, दो समान कोणिक त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं। यह कथन किसने दिया, यह कथन कौन दिया है, महान यूनान का जो गणितज्ञ थे थेल्स ने दिया है। कौन दिया है, थेल्स। यह कथन कौन दिया है, थेल्स ने। कौन दिया है, थेल्स ने। क्लियर हो गया। दो समान कोणिक त्रिभुज समरूप होते हैं, यह कथन किसने दिया, तो थेल्स ने दिया। अब है थेल्स प्रमेय से संबंधित, देखिए और थेल्स प्रमेय याद रखिए। थेल्स प्रमेय का दूसरा नाम है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, ठीक है। इसमें जान लीजिए इसका स्टेटमेंट क्या कहता है। देखिए ये स्टेटमेंट ऐसे कह रहा है, ए है, बी है, सी है, ठीक है। इसमें डी यहाँ ई हो गया। कह रहा है कि यदि कोई किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। कह रहा है, देखिए जैसे त्रिभुज ए बी सी में, किसमें हो, ए बी सी में DE पैरेलल होगा BC। DE पैरेलल क्या हो जाएगा, BC, ठीक ना। DE पैरेलल क्या हो जाएगा, BC। तो क्या हो जाएगा, देखिए AD बटे BD बराबर AE बटे EC। देखिए
तब क्या हो जाएगा, ऐसा होगा। ठीक है ना, ये किसके हिसाब से है, आधारभूत थेल्स प्रमेय के नियम से। किसके नियम से है, जब कभी भी किसी त्रिभुज में दो भुजा एक रेखा किसी दो भुजा के समांतर हो जाएगा तो उसका अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर होगा। अब इससे निकालते हैं अन्य रूप। अन्य रूप क्या निकालते हैं देख लीजिए, याद रखिए। ये तो इसका पॉइंट्स हो गया। अब इसका देखिए अन्य रूप में क्या निकलेगा, ऐसा भी कर सकते हैं AD बटे AB AE बटे जो ये टुकड़ा उठे ये टुकड़ा लिए, फिर ये टुकड़ा उठे ये टुकड़ा, अब ये पूरा ये छोटा बटे पूरा। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा AC, ये पॉइंट्स निकल गया। दूसरा पॉइंट्स निकलेगा BD बटे AB बराबर हो जाएगा CE बटे AC। उसके बाद तीसरा पॉइंट्स क्या होगा देख लीजिए, जब ये समांतर रहता है तब, ये जब समांतर रहता है तब, ठीक ना, यहाँ लिख देते हैं तब क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से होता है AD बटे AB बराबर हो जाता है DE बटे BC। याद रखिए बहुत इस पे ऑब्जेक्टिव सोल्व होगा, VBI है। और एक चीज हम बताना भूल गए थे, देखिए अभी बता रहे हैं, जब त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF हो तो यहां से देखिए A बराबर D, A बराबर क्या होगा D, A बराबर क्या हो जाएगा D, यहां से देखिए B बराबर क्या हो जाएगा E, यहां से देखिए C बराबर क्या हो जाएगा F, ठीक ना, तथा यहां से होगा AB बटे DE बराबर A, यहां से फिर BC, ठीक है, त्रिभुज बना के समझाते हैं। BC बट्टे हो जाएगा यहाँ से EF, यहाँ से हो जाएगा AC बट्टे हो जाएगा DF। अब ये हम कैसे लिखे बिना फिगर का, देखिए यहाँ से AB लिए तो यहाँ से DE लिए, यहाँ से BC लिए तो यहाँ से फिर EF लिए, फिर यहाँ से AC लिए तो फिर यहाँ से क्या लिए DF लिए। क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको थोड़ा सा समझा दिए, मिटाते हैं और फिगर भी यहाँ दे देते हैं। देखिए ठीक है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज यहाँ हो गया DEF। क्लियर हो गया होगा। ये बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट। ठीक है, अब इसी में आता है, ध्यान दीजिए, कहता है कि दो समरूप त्रिभुज में क्या क्या हो सकता है। जब दो त्रिभुज समरूप हो, जब दो त्रिभुज समरूप हो तो माध्यिकाओं का अनुपात, माध्यिकाओं का अनुपात, माध्यिकाओं का अनुपात संगत भुजा के बराबर होता है। संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। संगत भुजा का अनुपात के बराबर होता है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, संगत, ये याद रखिएगा, ऊंचाइयों का अनुपात, ऊंचाई का अनुपात, ऊंचाई का अनुपात संगत भुजाओं के बराबर होता है। याद रखिएगा, ये पॉइंट्स बहुत इंपोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में बहुत मदद मिलेगा। संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, बराबर होता है। चलिए थोड़ा सा पॉइंट्स बचा हुआ है, एक लास्ट पॉइंट है, ये जान लीजिए। अब यदि दो समरूप त्रिभुज है तो और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है। बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट्स बता रहे हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, अब कह रहा है दो समरूप त्रिभुज, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा के अनुपात, संगत भुजा, संगत भुजा के वर्गों के, संगत भुजा
के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपोर्टेंट है ये पॉइंट्स। याद, दो समरूप त्रिभुज, ऑब्जेक्टिव सोल्व होगा इस पे। दो समरूप त्रिभुज क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। अब इसको हम फिगर द्वारा कैसे इंडिकेट करेंगे, देखिए। अब देखिए, ये त्रिभुज ले लिए, ये भी त्रिभुज ले लिए, ए है, बी है, सी है, डी है, यहाँ से डी ले लेते हैं। देखिए डी है, यहाँ ई है, यहाँ एफ है। तब होगा क्या, एरिया, एआर मतलब एरिया और त्रिभुज ए बी सी बटे हो जाएगा एरिया और त्रिभुज डी ई एफ, डी ई एफ बराबर होगा संगत भुजा यानी ए बी बटे डी ई का होल स्क्वायर बराबर होगा यहाँ से बी सी बटे, देखिए ध्यान दीजिए, देख लीजिए, बी सी संगत भुजा ले रहे हैं यहाँ, बी सी संगत भुजा, यहाँ हो जाएगा ई एफ, बी सी बटे ई एफ का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से ए सी बटे हो जाएगा डी एफ का स्क्वायर। तो इस तरह से ये हो गया, जब दो समरूप त्रिभुज होगा तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, संगत भुजा के वर्ग के बराबर होगा। अब देखिए इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट्स और बच रहा है, उसको फिर हम यहाँ इस फॉर्मूला पॉइंट में बता देते हैं। क्योंकि बोर्ड छोटा है इसलिए हमको कंजूसपनी करना पड़ता है, बार बार देखते हैं, कहीं इधर लिखते हैं कहीं, और मेरा लिखने का भी सिस्टम थोड़ा सा गलत लगता है, ठीक ना, क्या कीजिएगा, आदत से लाचार है। तो देख लेते हैं अब इसका इंपोर्टेंस पॉइंट क्या बच गया है, देख लीजिए एक बार। देखिए थेल्स प्रमेय है, थेल्स प्रमेय का स्टेटमेंट तो हम नहीं लिखे हैं लेकिन इसका कंडीशन बता दिए। देखिए याद रखिए, त्रिभुज एबीसी में डीई समानांतर बीसी रहेगा तो एडी बटे बीडी बराबर क्या हो जाएगा, ए बटे ईसी, ए बटे ईसी हो जाएगा। इसी का अन्य रूप है ये, याद रखिएगा, अगर ये समांतर है तो ऐसा हो सकता है एडी बटे ये, या तीनों कंडीशन, इस पर ऑब्जेक्टिव सोल्व होगा। अब एक टर्म और कंडीशन बहुत ही महत्वपूर्ण क्या बच गया है, ध्यान दीजिए, इसमें हम लिख देते हैं। देखिए ये समलंब चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज, बहुत ही इंपोर्टेंट, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट बीबीआई है, समलंब चतुर्भुज। अब समलंब चतुर्भुज किसको कहते हैं, दो भुजा समांतर होता है और दो भुजा असमांतर होता है। परिभाषा नहीं लिखेंगे, बताइए, ये भुजा और ये भुजा क्या है, समांतर है, और ये भुजा असमांतर है। इसमें नाम देखते हैं ए बी, सॉरी यहाँ भी नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ ए बी सी डी, यहाँ लिखते हैं ओ। तब होगा क्या, समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में ध्यान दीजिए ओ ए बटे ओ सी बराबर हो जाएगा ओ बी बटे ओ डी। याद रखिए, समलंब चतुर्भुज का विकर्ण जो होता है एक दूसरे को समान अनुपात में यानी समान खंड में विभाजित करता है, ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत बहुत इंपोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव सोल्व करने में आपको मदद मिलेगा। चलिए तो आज इस और थोड़ा सा एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया, देखिए ये तो हम बता रहे हैं, ठीक ना, कॉर्नर पॉइंट में एक होता है कोण समद्विभाजक, एक क्या होता है, कोण समद्विभाजक। थोड़ा सा कंजूसपनी करके अलग अलग वैरायटी में डाल देते, देखिए ये अलग पॉइंट्स है, चिन्हित कर देते हैं, ये क्या है, अलग पॉइंट्स है, उसके बाद ये अलग पॉइंट्स है, ये क्या है, अलग पॉइंट्स है। अब थोड़ा सा हम इस साइड में बोर्ड जगह खाली है इसलिए हम इसमें एक कॉर्नर पॉइंट में लिखते हैं कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक, कौन सी, कोण समद्विभाजक। देख लीजिए, अब इसको हम समझाते हैं फिगर से, देख लीजिए। अब देखिए ये कोण और ये कोण बराबर है, इसका नाम है ए बी सी, यहाँ डी। जब यहाँ से अगर ये x है तो ये भी x होगा, तब क्या हो सकता है, तब देखिए यहाँ से ए बी बटे बी डी, ए बी बटे बी डी बराबर हो जाएगा यहाँ से ए सी बटे डी सी, ए सी बटे क्या हो जाएगा, डी सी। याद रखिएगा, बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ से इसको हम सोल्व करके भी लिख सकते हैं, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए ए बी बटे लिख सकते हैं ए सी बराबर बी डी बटे क्या लिख सकते हैं, डी सी, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इस तरह से
आपका जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट था, थ्योरम्स था, सब हम बता दिए हैं इसमें। अब आपको इस समरूपता से संबंधित कोई भी सवाल नहीं छूटेगा अगर आप ये पॉइंट्स को केवल नोट्स कर लेते हैं और इसको याद रखेगा। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव आया तो आपको ऑब्जेक्टिव जितना भी भैया पॉइंट लिख रहे हैं इस पर आधारित रहता है। इसी पर मान लीजिए कभी एक्स का मान निकालें, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे, आप लोग को समझाएंगे किस तरह से आता है। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। दीजिए इजाजत, जय हिंद।